अच्छा, ये तो समझ में आता है कि जब हमने बोला nth टर्म, तो ऑफ कोर्स n नेचुरल नंबर रहना चाहिए। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि, मैं तो ये तो बोल सकता हूँ कि पांचवा टर्म क्या आएगा, सातवां टर्म क्या आएगा, या नाइन्थ टर्म क्या आएगा। हम ऐसे थोड़ा बोल सकते हैं कि साढ़े तीनवा टर्म कौन सा आएगा। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। अगर मैं बोला 4.3 वाला टर्म कौन सा आएगा, सेंसलेस बात है। तो जो टी एन में लोअर सबस्क्रिप्ट एन है वो नेचुरल नंबर ही रहना चाहिए। ये ठीक है। थर्ड मान लिया हमने, ये लिखा है ऐसे करके कि से मान लिया 29, ये ठीक है, 27, ये ठीक है, फॉर ए पी, ये ठीक है, फाइंड फर्स्ट, ये ठीक है, नेगेटिव टर्म। ठीक है, उसने बता दिया कि ये ए पी है एक, इसका पहला नेगेटिव टर्म बताना है। ठीक है, पहला नेगेटिव टर्म बताना है, इस बात का मतलब क्या है कि इस वाले केस में क्या है, फर्स्ट टर्म ए कितना है, 29। कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, ऐसे घटाते हैं हमेशा। तो 27 माइनस 29 कितना हो गया, -2। तो उसका मतलब क्या है कि आगे जाने पे लगातार टर्म घटता जा रहा है। तो घटते घटते एक बार क्या होगा कि नेगेटिव भी होगा आगे चल के। फिर एक बार नेगेटिव हो गया तो फिर तो और नेगेटिव होता ही जाएगा वो। तो उसका मतलब क्या है कि उन सारे नेगेटिव नंबर्स में से इसने पूछा कि पहले वाला नेगेटिव नंबर क्या होगा, वो बताना है। कोई बात नहीं, हमने ऐसे किया कि जो टी एन है वो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे होता है। दिस इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना हो गया, 29, डी का वैल्यू कितना हो गया, -2 इंटू एन माइनस वन। ये ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ये ठीक है, मतलब ये हो गया। या फिर और इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो दिस इज इक्वल टू 29 माइनस टू एन प्लस टू, तो दिस इज इक्वल टू 31 माइनस टू एन। तो हमने बोल दिया कि लेट टी एन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, उसने तो वैसे नेगेटिव निकालने के लिए बोला है, बट मान लिया मैंने टी एन को जीरो है, क्योंकि जीरो वो नंबर होगा जो नेगेटिव और पॉजिटिव को सेपरेट कर रहा होगा। अगर इसमें जीरो आ रहा है तो टी एन को जीरो करने से हो गया 2n बराबर ज़ीरो। दिस विल इम्प्लाई एन इज इक्वल टू 31/2। तो ये वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 15.5। 15.5 तो वैल्यू हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसका इस बात का मतलब क्या है कि ये वैल्यू इंटीजर नहीं आया। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया। तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि ये घटते घटते, ये ठीक है, कभी जीरो होगा ही नहीं। मतलब एक बार पॉजिटिव आया और उसके बाद सीधा नेगेटिव हो गया, तो बीच में जीरो आया ही नहीं। ठीक है, फिर भी ये जो 15.5 है इसका सिग्निफिकेंस है। ये ठीक है, क्यों, क्या सिग्निफिकेंस है कि जो सीरीज़ है ना, 29, 27, ऐसे करते करते एक ये पॉजिटिव टर्म आएगा, फिर उसके बाद अगला नेगेटिव टर्म आएगा, फिर आगे नेगेटिव टर्म आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो 15.5 तो 15.5 आने का मतलब ये है कि जीरो इसमें आएगा नहीं। अगर मान लिया 15 हो जाता, अगर मान लिया यहाँ पे एन का वैल्यू 15 आ जाता, तो हमें क्या पता लगता कि जो 15th टर्म है वो तो जीरो है, उससे पहले वाला टर्म पॉजिटिव है, उसके बाद वाला टर्म नेगेटिव है, तब तो आंसर 16 हो जाता। यहाँ पे 15.5 का मतलब क्या कि जीरो आएगा नहीं, बट सिग्निफिकेंस क्या है कि ये वाला टर्म 15 होना चाहिए और ये वाला टर्म 16 होना चाहिए। ठीक है, तो उसका मतलब क्या कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा हो गया, 16th टर्म। ये ठीक है, अब उसने उसने बोला फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि हमें ये पहले नेगेटिव टर्म की वैल्यू बतानी है। मतलब एक तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 16th टर्म है वो नेगेटिव है, तो नंबर बताना, नंबर बताना है कि कौन से नंबर का टर्म पहला नेगेटिव टर्म है, या फिर हमें उसकी वैल्यू बतानी। तो हमने मान लिया क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई कर रखा है कि वैल्यू बतानी। वैल्यू बतानी तो 16th टर्म की वैल्यू बता दी, तो T16 रख दिया। ठीक है, टी एन अगर ये आया था 31 - 2n, तो 31 - 2 इंटू एन का वैल्यू कितना है, 60। तो दिस इज 31 - 32। ठीक है,
विच इज -1। तो ये उसकी वैल्यू होगी। दिस इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज इक्वल टू -1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, माने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हमने लिख लिया फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्वेश्चन ये था। इस वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे अगर तुम इस 27 को देखोगे तो ये है तो दूसरा टर्म, बट इसकी वैल्यू 27 है। तो उसने क्वेश्चन में वैल्यू पूछा है, ये नहीं पूछा कि कौन से नंबर का टर्म। ठीक है, तो बस ये सॉल्व हो गया। ये तो हमने किसकी बात की, nth टर्म की। अब बात कर लेते हैं चलो सम ऑफ n टर्म्स की। ये ठीक है, कहाँ से शुरू किया था, सम ऑफ n टर्म्स। ये ठीक है, फॉर ए पी ये था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो। ठीक है, तो जो nth टर्म आएगा वो आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो मान लीजिए जो सम है वो एस एन है, तो एस एन बराबर कितना हो गया, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म का सम कितना हो गया, ए प्लस एन माइनस वन डी। ये निकालना है। ठीक है, तो निकालने के लिए हमने क्या किया कि हमने दोबारा ये लोअर सबस्क्रिप्ट एन क्या बता रहा है कि एन टर्म्स को जोड़ा है। हमने क्या किया, एस एन दोबारा लिख लिया और इस पलट के लिख लिया, आखिरी टर्म सबसे पहले लिख लिया। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर सेकेंड लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, सेकेंड लास्ट टर्म ये होगा प्लस एंड सो ऑन। तो ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, उल्टा लिखा है तो ये आ गया। अब इनको जोड़ दिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ गया, 2 इंटू एस एन इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया। तो जब इसको जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस, फिर जब इसको जोड़ा तो a और a तो 2a हो गया और n माइनस 2d और एक d। बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो एक एक d बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे एक एक d कम होता जा रहा है। तो जब सम करेंगे वो तो उतना ही रहेगा। तो ये भी कितना आ जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पलट के जोड़ने से क्या हो गया कि जो हर टर्म का सम आया वो बराबर ही आ गया, एन माइनस वन इंटू डी, ये आ गया। अब ये तो मतलब अगर इसको मैं k बोलूँ तो ये तो ऐसे लिखा हुआ k प्लस के ऐसे लिखा हुआ है, कितनी बार, n बार। तो वो हो जाएगा n टाइम्स k, n टाइम्स k। ये 2sn है। तो इसका मतलब क्या है कि फिर sn कितना हो गया, 2 को उधर ले गए, n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ये फॉर्मूला हो गया। ये ठीक है, इसको भी याद कर लिया, मेमोराइज। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एस एन इज इक्व टू एन बाई टू, इस 2a को हमने a प्लस ए लिख दिया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक ही बात है, क्यों लिखा है ऐसे, ऐसे लिखने से क्या हो गया कि ये जो चीज़ है ये बेसिकली हमारा टी एन था, nth टर्म था। ये क्या है, ये हमारा t1 है, फर्स्ट टर्म। तो फॉर्मूले को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, एक तो वो फॉर्मूला याद ही कर लिया, दूसरा हम ऐसे ही बोल सकते हैं एन बाई टू इंटू टी वन प्लस टी एन। या फिर अगर इसको फॉर्मूले को इंग्लिश में बोलना चाहे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई टू। ये तो एन बाई टू हो गया जो बाहर लिखा हुआ है। टी वन प्लस टी एन को कैसे बोलेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो लैंग्वेज से याद रखना चाहते हो तो ऐसे याद कर सकते। ठीक है, फेयरली सिंपल। तो एक दो वही
छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP, and that is 31, 27, and so on. आंसर, ठीक है। स्मॉल ए कितना है 31, फर्स्ट टर्म 31। फिर डी कितना है 27 माइनस 31 कितना आ जाएगा -4। ठीक, कितने सम का, कितने टर्म का सम निकालना है 20 टर्म्स का। तो एन का वैल्यू कितना हो गया 20। एस एन का फॉर्मूला कितना होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो यहाँ पे n की जगह 20 लिखा तो S20 आ जाएगा। पहले 20 टर्म का सम वही पूछा है, फर्स्ट 20 टर्म का सम, तो ये आ जाएगा 20/2, फिर 2 इंटू 31 प्लस 20 माइनस 1 इंटू -4, ये हो। ठीक है, तो एक तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 2 और ये कैंसिल कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू 20 इंटू, यहाँ आ गया 31, ये 19 हो गया, 20 माइनस 1 19 हो गया, और यहाँ से -2 आया, तो 19 इंटू -2 कितना हो जाएगा -38। तो ये तो हो गया 20 इंटू -7 आई गेस। तो आंसर कितना हो गया -140, ये आंसर हो गया। ठीक है, फेयर इनफ। एक क्वेश्चन और कर लिया। क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ AP, ठीक है, और फिर लिख लिया हमने से 40, 37, 34 and so on n terms। ठीक है, आंसर। ठीक है, अगर उसने बोला कि मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ AP, ये कितना हो सकता है, ठीक है, n उसने बताया नहीं, उसने n टर्म लिख के छोड़ दिया। तो इस बात का मतलब ये है कि n की वैल्यू हमें ऐसी सेलेक्ट करनी है कि मैक्सिमम पॉसिबल सम आ जाए इस AP का। ठीक है, जैसे मान लिया अगर n का वैल्यू मैंने एक ही ले लिया 1, तो उसका मतलब क्या है कि पूरे सीरीज में एक ही टर्म बचेगा 40, तो सम भी 40 आ जाएगा। ये ठीक है, वैसे ले नहीं सकते क्योंकि अगर AP बोला है तो कम से कम 3 टर्म तो होने चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर मैंने मान लिया इसमें 3 टर्म ले लिए तो आंसर कितना आ जाएगा, तो सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा 40 प्लस 37 प्लस 34। ठीक है, 4 टर्म ले लिए तो 34 से अगले वाला टर्म क्या आएगा, ये ठीक है वो 31 आएगा, तो वो और जुड़ जाएगा। 5 ले लिए तो अगला टर्म और आएगा। तो बेसिकली जितना हम आगे जा रहे हैं सम तो बढ़ता जा रहा है, बट ऐसा ये जो सम बढ़ रहा है ये इंडेफिनेटली नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है इसमें a कितना है 40, d कितना है -3 है, तो d के नेगेटिव होने की वजह से क्या हो रहा है कि आगे जाने पे टर्म लगातार कम होता जा रहा है। ठीक है, तो 40, 37, 34 कॉमा एंड सो ऑन, तो बीच में जाके क्या होगा कि एक बार लास्ट पॉजिटिव टर्म आएगा घटते घटते, फिर उसके बाद नेगेटिव टर्म शुरू हो जाएंगे। ये ठीक है, ये मान लिया फर्स्ट, ये ठीक है, ये मान लिया फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। इससे पहले वाला टर्म चाहे जीरो हो चाहे पॉजिटिव हो, यहाँ तक तो क्या होगा कि हम जितने ज़्यादा टर्म लेंगे उतना ही सम ज़्यादा आएगा। जैसे पहले 2 जोड़े तो कुछ सम आ गया, पहले 3 जोड़े तो और ज़्यादा बड़ा सम आएगा। तो जब तक नेगेटिव टर्म आना शुरू ना हो तब तक हम जोड़ते चलेंगे, तब तक सम बढ़ता रहेगा। बट जैसे मान लिया पहला नेगेटिव टर्म मान लिया 25th टर्म है, 25वां टर्म है, 25th टर्म मान लिया पहला नेगेटिव टर्म है,
तो हम 24 टर्म तक जोड़ेंगे तो मैक्सिमम सम आएगा, क्योंकि जैसे हमने नेगेटिव वाला जोड़ा सम घट जाएगा। तो एन का वैल्यू फिर 24 हो जाएगा अगर पहला नेगेटिव टर्म 25वां टर्म है तो। ठीक है, तो बस हमें अब इफेक्टिवली यही पता लगाना है कि कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म है। तो उसके लिए वापस फिर पहले तो टी एन लिखो, टर्म चाहिए ना हमें टर्म, तो सम हम भूल जाओ एक मिनट के लिए। पहले तो हमें ये पता लगाना है कि एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कितने टर्म लें, कौन से हमारा टर्म पहला नेगेटिव टर्म है। तो टी एन तो हो गया ए इंटू एन माइनस वन इंटू डी विच इज़ इक्वल टू ए का वैल्यू 40 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू -3। तो उसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा 43 माइनस 3n। ये ठीक है, इसको जीरो रखा तो n आ जाएगा 43 बाई 3। तो ये आ जाएगा 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी आए उसके आगे, बट 14 पॉइंट समथिंग आया। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, इंटीजर नहीं आया, तो इस बात का मतलब क्या है कि इसमें इस सीरीज़ में जीरो आएगा नहीं, ये मतलब लास्ट पॉजिटिव आएगा, फिर डायरेक्टली क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो ये 14 पॉइंट समथिंग आया है, इस बात का मतलब क्या है कि ये वाला टर्म, जैसे अगर जीरो आता, अगर मान लिया जीरो आता, ठीक है, तो उससे पहला टर्म पॉजिटिव होता बाद में नेगेटिव होता, तो जी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जीरो होता ना। तो 14 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या है, जीरो आया तो नहीं बट काइंड ऑफ यहाँ पे आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि ये 14th टर्म होना चाहिए और ये 15th टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम सम कितना हो जाएगा, एस मैक्सिमम, मतलब सम मैक्सिमम कितना हो जाएगा, सम ऑफ 14 टर्म्स। ठीक है, उसका फॉर्मूला लगा दिया, n/2 2 इंटू ए, सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2 इंटू ए कितना है 40 प्लस n-1 14 - 1 इंटू डी विच इज -3। ये ठीक है, ये सम हो गया। तो दिस इज इक्वल टू, ये तो 7 हो गया बाहर, ये कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 13, 13 इंटू 3 -39। तो दिस इज 7 इंटू 41 287। ये मैक्सिमम पॉसिबल सम हो गया। ठीक है, और रिक्वायर्ड, ये ठीक है मैक्सिमम सम, वो तो 287 हो गया। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एन का वैल्यू कितना हो गया, एन कितना लिया हमने 14 14। अच्छा, अगर बाई चांस ये वाला वैल्यू जो 14 पॉइंट समथिंग आया इस क्वेश्चन में, अगर वो 14 पॉइंट समथिंग ना के मान लिया 15 आ जाता, तो उस बात का मतलब क्या होता, अगर वो इंटीग्रल वैल्यू आ गया तो मतलब एक्सेप्टेबल है। फिर तो हमें पता लग गया कि जो 15वां टर्म है 15th टर्म जो है वो जीरो है। तो अगर 15th टर्म जीरो होता तो फिर 16th टर्म जो होता अगले वाला 16वां टर्म जो होता वो तो पहला नेगेटिव टर्म हो जाता, और उससे जो पहले वाला है 14th टर्म जो है वो पहला पॉजिटिव, सॉरी वो आखिरी पॉजिटिव टर्म हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उस वाले केस में सम तो 14 तक टर्म तक जोड़ो तब भी उतना ही आएगा, 15th टर्म तक जोड़ो तब भी उतना ही आएगा, क्योंकि जीरो जोड़ रहे हैं। अगर एन का वैल्यू 15 आ जाता तो उसका मतलब क्या होता है कि जीरो भी आ रहा है, तो जीरो जोड़ने का कोई सम पे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर वो क्वेश्चन में ये पूछना है कि कितने टर्म लिया जाए उस केस में, जब एन का वैल्यू 15 आ गया, उस केस में अगर ये पूछा जाए, अगर वो ये पूछे कि कितना टर्म लेना चाहिए मैक्सिमम सम के लिए, तो हमारे दोनों पॉसिबल आंसर हो जाएंगे, 14 भी चलेगा 15 भी चलेगा। ये ठीक है, अगर 15th टर्म जीरो है तो उस वाले केस में दो दो आंसर आ जाएंगे, क्योंकि 15th टर्म खुद जीरो हो गया तो उसको जोड़ने या नहीं जोड़ने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता सम पे। ठीक है, ये तो हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें। ये क्वेश्चन तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, बस ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया कुछ। ठीक है, सिंपल है वैसे, ए पी जी पी तो बहुत सिंपल है, प्रोसीजरल क्वेश्चन है। अगर एग्ज़ाम में आ रहा है इस तरह का क्वेश्चन, डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो होना चाहिए।
ठीक है, थोड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट कर दिया तो कुछ और हो सकता है, देन क्वेश्चन में बी डिफ़िकल्ट। बट अगर इस तरह का क्वेश्चन है कि सिंपल 15वां टर्म क्या होगा, 20वां टर्म क्या होगा, या पहला नेगेटिव क्या होगा, तो वो तो होना चाहिए आराम से। नाउ सॉल्व दैट कपल ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन ए पी इज क्यू, मतलब सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म एस पी हो गया, वो क्यू, जैसे एस एन क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो अगर मैंने पी टर्म्स बोला था एस पी हो गया, एंड सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एन ए पी इज पी, तो एस क्यू इज इक्वल टू पी। ये ठीक है, दिस एंड दिस ये गिवन है, दिस इज गिवन, ये ठीक है। एंड फिर क्या करना है, देन फाइंड समेशन ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म, तो फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म ये हो गया, सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म, इसे निकालना है हमें। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या देखा है, एस पी बराबर क्यू, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ एन का काम कौन कर रहा है, पी, तो फॉर्मूले से कितना हो जाएगा ये, पी बाई टू, टू ए प्लस, ऑफकोर्स क्वेश्चन में ये दे रखा है पी इज़ नॉट इक्वल टू क्यू, टू ए प्लस एन माइनस वन, तो हो जाएगा पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा, एस क्यू इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। ये ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन है। अगर हम थियोरटिकली सोचें तो तुम इसको ऐसे देखो कि उसने बोला कि पी प्लस क्यू टर्म का समेशन क्या चाहिए, पी प्लस क्यू क्यू टर्म का सम क्या होना चाहिए, ठीक है, वो निकालना है। अब सम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में क्या होता है, एक तो ए होता है, एक डी होता है, एक एन होता है, तीन वेरिएबल हो गए ए डी एन। ठीक है, तो अगर उसने बोला कि पी प्लस क्यू टर्म्स का सम चाहिए, तो एन तो हमें पहले ही पता लग गया, तो अब क्या बचा, ए और डी। ए और डी दो वेरिएबल है, उनको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तो थियोरटिकली ये दो इक्वेशन दे रखा है, इनको सॉल्व कर लो थियोरटिकली, ये ठीक है। तो ए निकल आएगा और फिर डी निकल आएगा। जब ए और डी निकल आए तो उसको एस पी प्लस क्यू का जैसे इसका फॉर्मूला लिख के उसमें सब्सटीट्यूट कर दिया तो आंसर निकल आएगा। ये ठीक है, एक तो ये हो गया। बट हम यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे नहीं, हमने तो क्या किया, पहले देखा कि डायरेक्टली विदाउट सॉल्व के काम चल जाए, तो हमने इसको घटा दिया दोनों को, मतलब इसको तो भूल गए, इसको तो भूल गए, ये ठीक है, इसके आगे आगे देखा तो घटाने पे कितना हो गया, q माइनस पी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, ये p बाई टू दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी, तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों में से 2a कॉमन ले सकते हैं, आ जाएगा p बाई टू माइनस क्यू बाई टू। ठीक है, प्लस फिर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसमें से d कॉमन ले सकते हैं, d बाई टू कॉमन ले सकते हैं, एक तो आ जाएगा p टाइम्स p माइनस वन माइनस क्यू टाइम्स क्यू माइनस वन, मतलब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक q आएगा, एक 2 आएगा, एक q माइनस वन आएगा और एक d आएगा, तो d आ गया, 2 ये आ गया, q इंटू क्यू माइनस वन ये आ गया। ठीक है, इस 2 से ये कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, q माइनस पी, उसको ऐसे लिख लिया माइनस p माइनस क्यू इज इक्वल टू a टाइम्स p माइनस क्यू प्लस d बाई टू टाइम्स, यहाँ से कितना आएगा, पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, ठीक है, यहाँ से ही आ गया। ठीक है, अभी तक फिर इतना आ गया, फिर इसको आगे और सिंप्लीफाई किया, माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ए टाइम्स पी माइनस क्यू प्लस डी बाई टू, यहाँ से और यहाँ से कितना आ जाएगा, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, और ये वाला p और ये वाला q माइनस कॉमन लेने पे आ जाएगा, फिर p माइनस क्यू ये आ जाएगा, तो p माइनस क्यू पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू ये कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हो गया, ऐसे कैसे कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला कि p और q बराबर नहीं है, तो अगर बराबर नहीं है तो p माइनस क्यू जीरो नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर कैंसिल कर सकते हैं। अब देख लिया क्या बचेगा,
-1 इज इक्वल टू ए प्लस d/2 p प्लस क्यू माइनस 1, इतना बचा। ठीक है, अगर इसमें तुम ध्यान दो और इसमें से मैं इस 2 को बाहर निकाल दूँ तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे ए की जगह कितना आ जाएगा 2a प्लस डी टाइम्स p प्लस क्यू माइनस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, हम मतलब ये किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। तो नाउ हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एस पी प्लस क्यू। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे n की जगह क्या लिखा है, p प्लस क्यू, तो यहाँ पे भी p प्लस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे भी p प्लस क्यू माइनस 1 आ जाएगा। n-1 होता है यहाँ तो ये। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है। तो अगर तुम इसको देखोगे तो दिस इज नथिंग बट एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है, इसको लगे यहाँ रख दिया तो कितना हो जाएगा, बाहर ये p प्लस क्यू बच गया और इसका वैल्यू कितना है -1, तो p प्लस क्यू बच गया और बचे हुए का वैल्यू कितना है -1। तो फिर सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म कितना हो गया, -p प्लस क्यू। ये हमारे लिए आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, बस ये तो पहला हो गया। अब दूसरा आ गया, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, मतलब फिर sp की बात कर रहे हैं, ऑफ एन ap इज सेम एज सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, मतलब sp इज इक्वल टू sq, देन फाइंड समेशन ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म। तो ये तो अभी भी उसने ऐसे ही पूछा है। ठीक है, तो एक बार अलग से लिख लेते हैं साफ साफ ये। ठीक है, सोल्यूशन 2 गिवन क्या है, sp इज इक्वल टू sq। ये ठीक है, और फिर चाहिए क्या, sp प्लस क्यू इज इक्वल टू व्हाट, ये चाहिए हम। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन दे रखा था, उन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास ए और डी आ जाता, जो हमने निकाला नहीं क्योंकि हमारा तो सीधा ही बाई चांस वही बन गया जो चाहिए था। ठीक है, बट पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम प्रोसीजर से सॉल्व करना चाहें, बिल्कुल दिमाग ना लगाएं, केवल ये गिन लेंगे वेरिएबल कितने और इक्वेशन कितनी है। तो जो हमें एस पी प्लस क्यू चाहिए उसमें एन का वैल्यू तो उसने बता ही दिया, तो बस हमें ए और डी चाहिए। तो प्रीवियस क्वेश्चन में तो देयर वर 2 इक्वेशंस, जिसको अगर हम सॉल्व करते, जैसे 9-10 में सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशनों को, दो वेरिएबल हैं तो सॉल्व कर लिया, वैसे अगर हम सॉल्व करते तो ए और डी का वैल्यू आ जाता, उसको हम पी प्लस क्यू में वाले फॉर्मूले में रख देते तो आंसर आ जाता। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी वही है, एस पी प्लस क्यू चाहिए, तो इसमें भी ए और डी दो अननोन हो गया। बट इस बार क्या है, इसमें तो केवल दो ही, एक ही इक्वेशन दे रखा है। तो ये थियोरटिकली ऐसा नहीं होगा कि ए और डी सॉल्व हो जाए, मतलब अगर हमें ए और डी निकालना है तो उसके लिए तो दो इक्वेशन चाहिए, तो दो इक्वेशन है नहीं, एक ही इक्वेशन है। तो उसका मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन कम है ये। ठीक है, तो जब मतलब वेरिएबल ज़्यादा हो गए, दो वेरिएबल हो गए, इक्वेशन एक ही रह गया। तो ऐसा क्वेश्चन उसने क्यों दे दिया, ऐसा क्वेश्चन उसने इसलिए दे दिया, मतलब ये तो हमें एक हिंट मिल गया कि अब क्या हो रहा होगा। अब ये हो रहा होगा कि हमें ए और डी को अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ठीक है, दो इक्वेशन तो हमें जब चाहिए था ना, जब ए अलग निकालें और डी अलग निकालें, यहाँ तो वो है ही नहीं। यहाँ तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ए और डी का जो यहाँ से रिलेशन निकलेगा वो एज इट इज़ इसमें यूज़ हो जाएगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमें ए और डी अलग अलग निकालने के लिए दो इक्वेशन दिया होना चाहिए, जो नहीं दे रखा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। मतलब मैंने क्या समझाया कि लास्ट वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास चॉइस था कि हम बिल्कुल ए और डी को सॉल्व करते, फिर सॉल्व करके वैल्यू उठा के रख देते, तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, इस वाले केस में हमारे पास चॉइस ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन ही नहीं है, तो ए और डी सॉल्व ही नहीं होगा। यहाँ तो एक ही इक्वेशन है, तो उस एक इक्वेशन से जो ए और डी के अंदर जो रिलेशन निकलेगा, मान लिया ए प्लस 4d बराबर समथिंग आ गया, ए प्लस 4d बराबर 25 आ गया मान लिया, एस पी बराबर एस क्यू से, तो उसका मतलब क्या है कि जो हमें चाहिए होगा ना वो भी ए प्लस 4d के फॉर्म में ही लिखा जाएगा, वो हमें ए और डी अलग अलग जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
ये ठीक है। ऐसा और भी जगह हो सकता है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन तो केवल नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन गिन के ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब गिन के सॉल्व नहीं हो जाएगा अपने आप, उससे हमें अप्रोच पता लग जाएगा कि क्या करना है। तो यहाँ पे चलो फॉर्मूला लिखते हैं। एस एन का फॉर्मूला कितना होता है? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो बस इस वाले केस में एन का वैल्यू कितना है? पी, तो यहाँ पी हो गया, यहाँ पी हो गया। राइट हैंड साइड में क्यू है, तो यहाँ क्यू बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ऐसे हो गया। ये रिलेशन दे रखा है, तो ये टू और टू कैंसिल, टू ए वाले टर्म को इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो टू ए के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया पी माइनस क्यू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्यू, क्यू माइनस वन डी, ये तो ऑलरेडी दे रखा है। और इधर से आ गया मान लिया पी, पी माइनस वन डी, तो आ गया टू ए पी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी कॉमन ले लिया, फिर वही हो गया क्यू, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी पी, या फिर टू ए पी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टाइम्स इन दोनों से क्यू माइनस पी, क्यू प्लस पी, फिर माइनस क्यू माइनस पी, इससे और इससे। ये तो कैलकुलेशन एग्जैक्टली वैसी ही है। ठीक है, क्वेश्चन में वापस ये लिखा हुआ है कि पी और क्यू बराबर नहीं। ठीक है, नहीं लिखा था हमने, अब लिख लिया जाके। तो पी और क्यू बराबर नहीं है, तो ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ तो क्यू माइनस पी था, ये भी क्यू माइनस पी था, तो यहाँ माइनस वन लिख लिया। तो यहाँ से आ गया टू ए इज इक्वल टू डी टाइम्स क्यू प्लस पी माइनस वन, चाहे उसको ऐसे लिख लो डी टाइम्स पी प्लस क्यू माइनस वन। तो यहाँ से तो टू ए प्लस डी टाइम्स पी प्लस क्यू माइनस वन जीरो हो गया। इसको एक इक्वेशन बोल दिया। क्वेश्चन में बोला क्या था उसने? एस पी प्लस क्यू निकालना है। ठीक है, नाउ वो कैलकुलेट कर लिया। एस पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें क्या होगा? ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ बन गया यहाँ पे। तो ये हो गया p प्लस क्यू बाई टू इंटू ज़ीरो विच इज़ नथिंग बट ज़ीरो। तो एस पी प्लस क्यू टर्म का जो उसने सम बोला था वो कितना हो गया? ज़ीरो। यही आंसर हो गया। यही उसने पूछा था क्या आएगा सम, तो ये सम आ गया विच इज़ ज़ीरो। ठीक है, आई होप। ठीक है, अभी और क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस के लिए करेंगे, उससे पहले एक दो नोट लिख लेते हैं। नोट जैसे जो ए पी था शुरू में, जहाँ पे हमने शुरू कराया ए प्लस टू डी ऐसे करके, ये ठीक है। उसमें टी एन क्या था? टी एन था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मैं पूछूं कि टी आर क्या है, आरथ टर्म क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एन की जगह आर रख दो तो आरथ टर्म आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ पी एथ टर्म क्या है, तो एन की जगह पी रख दो, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, इसको ऐसे लिखा डी इंटू आर प्लस ए माइनस डी। ये ठीक है, यहाँ से जो माइनस डी आया उसको ए के साथ मिला के यहाँ लिख दिया, बाकी यहाँ लिख दिया। ठीक है, मतलब टी आर कितना हो गया? डी इंटू आर प्लस ए माइनस डी। ये ठीक है, दिस इज नथिंग बट लीनियर। ए डी तो कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसे लिखा है ए आर प्लस बी टाइप चीज़ लिखा हुआ है, तो ये तो आर का लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ आर। ठीक है, तो टी आर क्या है? आरथ टर्म है। किसका आरथ टर्म है? ए पी का। तो ए पी का आरथ टर्म लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ आर हो गया। ठीक है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। मतलब यहाँ से यहाँ पे तो हमने क्या बताया कि कोई भी ए पी ले लो, उसका जो आरथ टर्म आएगा वो आर का लीनियर एक्सप्रेशन आएगा, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। मतलब अगर किसी भी सीक्वेंस के लिए, ए पी का नाम ही नहीं लिया, किसी भी सीक्वेंस के लिए अगर उसका आरथ टर्म लीनियर एक्सप्रेशन है आर का, तो वो ए पी ही होगा।
ये ठीक है। ऐसे कैसे बोल दिया, वो तुम ऐसे देखो, ठीक है। ऑल्सो अगर मान लिया टी आर किसी सीक्वेंस के लिए, इसकी बात नहीं कर रहे हम, ये तो एक मिनट के लिए भूल जाओ। मान लिया उसने बोला कि एक सीक्वेंस है जिसका आरथ टर्म ये है अल्फा आर प्लस बीटा, ये ठीक है। तो ठीक है, हमने क्या बोला कि अगर आर एथ टर्म ये है तो आर माइनस वन एथ टर्म क्या होगा, अल्फा इंटू आर माइनस वन प्लस बीटा, ठीक है, ये होगा। इसमें से एक घटा दिया तो टी आर माइनस टी आर माइनस वन कितना हो गया, बीटा बीटा कैंसिल, ये अल्फा आर कैंसिल, माइनस ए प्लस हो जाएगा तो अल्फा आ गया, विच इज़ ए कांस्टेंट। मतलब अगर हमें एक सीरीज दे रखा है, एक सीक्वेंस दे रखा है, उसमें उसने आर एथ टर्म बताया हमें कि वो ये लीनियर एक्सप्रेशन है, तो हमने क्या किया, हमने उसका दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल के देखा, वो जो डिफरेंस आया उसमें आर कहीं आया ही नहीं, तो ये तो मतलब कांस्टेंट हो गया, अल्फा और बीटा कांस्टेंट है। तो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट हो गया तो ये एपी हो गया। तो बेसिकली हम दो चीज़ बोलें, किसी भी एपी के लिए आर एथ टर्म लीनियर एक्सप्रेशन होगा आर का, और अगर किसी सीक्वेंस के लिए आर एथ टर्म लीनियर एक्सप्रेशन है आर का तो फिर वो एपी होगा। दोनों तरफ से सही है, ये ठीक है। और पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या होगा कि जैसे यहाँ पे आर का कोफिशिएंट क्या है, डी, कॉमन डिफरेंस, या फिर हम यहाँ पे बोल दें कि ये जो आर का कोफिशिएंट था वो आगे चल के कॉमन डिफरेंस बन गया। तो क्या हो गया कि जो लीनियर एक्सप्रेशन आएगा उसमें जो आर का कोफिशिएंट आएगा वही कॉमन डिफरेंस होगा। तो अब हमने ये स्टेटमेंट लिखा, फॉर एनी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इट्स rth टर्म, ये ठीक है, विल बी लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ r एंड वाइस वर्सा, ये ठीक है। ऑल्सो कोफिशिएंट ऑफ r विल बी कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ r विल बी कॉमन डिफरेंस। अब हम इसको यूज़ करके क्या करेंगे कि जो हम आरथ टर्म पहले लिख रहे थे ना, या फिर nth टर्म जो हम पहले लिख रहे थे ना, ऐसे करके कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो अगर हमने ये फैक्ट यूज़ किया तो वो थोड़ा सा जल्दी लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम ये मानो कि हमारे पास ऐसे है, मान लें ये एक AP लिखा है, ठीक है, इसका मेरे को nth टर्म लिखना है, तो मेरे को पता है लीनियर एक्सप्रेशन आएगा, तो उसमें n का लीनियर एक्सप्रेशन आएगा, rth टर्म होगा तो r का लीनियर एक्सप्रेशन आएगा, kth टर्म होगा तो k का लीनियर एक्सप्रेशन आएगा, मतलब अल्फा k प्लस बीटा। यहाँ पे nth टर्म लिखना है तो अल्फा n प्लस बीटा टाइप आएगा। तो उसमें अल्फा तो फिक्स हो गया, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 4, तो अल्फा तो फिक्स हो गया कि वो तो 4 ही आएगा। और बीटा हमने फिक्स कर दिया अपनी तरफ से। बीटा क्या है, बीटा हमने ऐसे सेलेक्ट किया कि n इज इक्वल टू 1 रखने पे पहला टर्म आ जाए, तो इसमें अगर n इज इक्वल टू 1 रखा तो 4 आएगा, और मेरे को 3 चाहिए, तो 4 से 3 कैसे आएगा ये, तो ये हमने उस हिसाब से लिख दिया। सही है, मतलब कैसे लिख दिया, पहला टर्म मैच करा के देख लिया कि n इज इक्वल टू 1 रखने पे ये पहला टर्म मैच होना चाहिए। मतलब तुम इसको ऐसे समझो कि अगर ये सीरीज 3 से शुरू नहीं हो रहा होता, 7 से शुरू हो रहा था, 7, 11, 15, अभी भी ये AP है, अभी भी इसका कॉमन डिफरेंस 4 ही है, तो जो इसका nth टर्म लिखा जाएगा उसमें 4n तो अपने आप आ जाएगा, n का जो कोफिशिएंट है वो तो 4 हो जाएगा, वो तो यही होता है कॉमन डिफरेंस। बट जो आगे नंबर लिखेंगे वो हम ऐसे लिखेंगे कि अब r इज इक्वल टू 1 रखने पे 7 आना चाहिए, क्योंकि पहला टर्म 7 है, तो इसमें अगर मैंने r इज इक्वल टू 1 रखा तो 4 आया, और मेरे को 7 चाहिए, तो 4 से 7 कैसे आएगा, +3 करके। तो इस सीरीज़ के लिए nth टर्म ये हो गया, इस सीरीज़ के लिए nth टर्म ये हो गया, ठीक है, बस। अब तो अपने आप निकाल सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और बहुत याद रखेंगे कि
अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो गया तो आर का कोफिशिएंट भी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर मान लिया ऐसे लिख लिया हमने कि 15, फिर मान लिया 13, 11, तो इसमें कॉमन डिफरेंस 2 नहीं है, -2 है, ये ध्यान रखोगे ज़रूर। तो इस वाले केस में जो nth टर्म हो जाएगा tn, तो उसमें n के साथ -2 आएगा, तो -2n तो ये आ गया। अब इसमें n इज इक्वल टू 1 रखने पे 15 आना चाहिए। तो जब n इज इक्वल टू 1 रखा तो -2 आया, तो -2 से 15 कैसे आएगा, +17 ऐड करके। तो यही हो गया इसका nth टर्म, tn इज इक्वल टू -2n + 17। ये ठीक है, ये तो पहला चीज़ हो गया। इसी लाइन पे दूसरा नोट देख लिया, नोट 2। जो एस एन है उसका फॉर्मूला क्या था, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर उधर किया, इस n को अलग कर दिया तो n इंटू डी अलग कर दिया, प्लस यहाँ से जो -d आया उसको 2a के साथ लिख दिया, 2a - d, इसको अलग कर दिया। दिस इज इक्वल टू, ओपन कर दिया इसको अंदर लेके, तो मतलब आ गया d/2 इंटू n² प्लस 2a - d/2 इंटू n, ये हो गया। ठीक है, तो एस एन क्या हो गया फाइनली, एस एन इज इक्वल टू d/2 n² प्लस 2a - d/2 इंटू n, ये हो गया। अब ये क्या है, ये n का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जैसे जो nth टर्म आएगा किसी भी एपी के लिए वो तो क्या आएगा, लीनियर आएगा। ठीक है, तो और किसी भी एपी के लिए जो पहले n टर्म का समेशन आएगा वो हमेशा क्वाड्रेटिक आएगा। ठीक है, और n का क्वाड्रेटिक आएगा, पहला चीज़। और दूसरा इसमें ध्यान देने लायक क्या चीज़ है कि इसमें n² का टर्म आएगा, n आएगा बट कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो बस यही हो गया। अगर कोई अगर कोई सीरीज़ हमें पता नहीं है और उसके n टर्म्स का समेशन क्वाड्रेटिक आ जाए, जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं आए और क्वाड्रेटिक आ जाए, तो उस बात का मतलब क्या होगा कि वो सीरीज़ भी एपी होगा, पक्की बात है। मतलब अगर एपी है तो क्वाड्रेटिक आएगा, पक्की बात है, एन का क्वाड्रेटिक आएगा और कांस्टेंट टर्म जिसमें जीरो होगा। ये ठीक है, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर किसी सीरीज़ के एन टर्म का समेशन क्वाड्रेटिक है और उसमें कोफी कांस्टेंट टर्म जीरो है तो वो सीरीज़ एपी ही होगा। तो इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एन एपी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ये ठीक है, विल बी quadratic expression of n, ये ठीक है, with constant term as 0, ठीक है, and sorry vice versa is also true। मतलब अगर कोई सीरीज़ के लिए एस एन जो है वो क्वाड्रेटिक आ जाए और उसमें कांस्टेंट टर्म ना आए तो फिर वो सीरीज़ ए पी ही होगा, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्यों होगा ए पी, तो चलो इसको क्वेश्चन बना के कर लिया। क्वेश्चन, लेट फॉर ए सीरीज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ये ठीक है, इज एस एन इज इक्वल टू n² प्लस 4n, then prove that it is an AP। ठीक है, आंसर फिर मैं बोलूँ कांस्टेंट टर्म नहीं आना चाहिए, जैसे में n² आया n आया, कांस्टेंट टर्म नहीं आना चाहिए। हाँ, तो अब हमें प्रूव करना है कि वो AP है। AP प्रूव कैसे करते हैं, अगर मैं ये दिखा दूँ कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का
डिफरेंस कांस्टेंट है तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं दिखा दूँ टी एन एंड टी एन माइनस वन का डिफरेंस कांस्टेंट है तो प्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए मेरे को टी एन चाहिए। अब टी एन तो है नहीं, इसमें एस एन दे रखा है। तो वो जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तब सबसे पहले हमने बताया था कि अगर एस एन दे रखा हो तो टी एन कैसे निकालते हैं। अगर एस एन ये है तो इसी में एन की जगह एन माइनस वन रख दिया। ये तो हमेशा ही सही, एन की जगह कुछ भी रखो। तो एन की जगह मैंने एस एन माइनस वन रख दिया। तो ये आ गया, ये ठीक है, घटा दिया। तो एस एन माइनस वन कितना हो जाएगा, यहाँ से तो आ जाएगा टू एन माइनस वन। ये ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा प्लस फोर एन कैंसिल हो जाएगा, प्लस फोर, तो आ जाएगा टू एन प्लस थ्री। जो हमने चैप्टर में शुरू में ही बोला था कि टी एन माइनस वन क्या होता है, सॉरी एस एन माइनस वन क्या होता है, टी एन। मतलब पहले एन टर्म के समेशन में से अगर हम एन माइनस वन टर्म का समेशन निकाल दें तो nth टर्म ही बचेगा। तो यहाँ से अब हमें क्या पता लगा, टी एन इज इक्व टू एन प्लस थ्री आ गया उस सीरीज़ के लिए, जो भी सीरीज़ है। तो एक तो मैं यहाँ से ही बोल सकता हूँ प्रूव करने के लिए कि ये एन का लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, इसलिए ए पी है। और चाहे ऐसे बोल दो कि इसमें अब हमने क्या किया, एन की जगह एन माइनस वन रखा। ये ठीक है, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एन माइनस वन प्लस थ्री, फिर घटा दिया तो आ जाएगा टी एन माइनस वन इज इक्व टू टू आ जाएगा। ये थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, टू एन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टी एन माइनस वन क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, nth टर्म एंड n माइनस वनथ टर्म। ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म आए उनका डिफरेंस, तो वो कांस्टेंट आ गया। ठीक है, ये कांस्टेंट आ गया तो फिर प्रूव हो गया। दिस इम्प्लाइज गिवन, ये ठीक है, सीरीज इज ए पी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, वैसे जो अभी हमने लिखा था एस एन का फॉर्मूला, उसमें ऐसे आया था एन बाई टू, सॉरी डी बाई टू इंटू एन स्क्वायर प्लस समथिंग। तो जो एन स्क्वायर का वहाँ टी एन में तो हमने ये बोला था कि जो एन का कोफिशिएंट होगा वही कॉमन डिफरेंस होगा। ये ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एन स्क्वायर के साथ होगा वो कॉमन डिफरेंस का हाफ होगा, या फिर जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको डबल कर दिया। तो जैसे कोफिशिएंट कितना है डी बाई टू, उसको डबल कर दिया तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो एन स्क्वायर दे रखा था उसका कोफिशिएंट कितना है, वन। तो इस वन को डबल कर दिया तो टू आ गया। तो उसका मतलब है इस ए पी के लिए कॉमन डिफरेंस टू होना चाहिए। तो इंडीड लास्ट में जाके टी एन माइनस वन यही कॉमन डिफरेंस आ गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, टू। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक दो। पहला क्वेश्चन, सोल्यूशन वन। क्वेश्चन में क्या बोला गया, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज फाइव, ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज 45। तो फर्स्ट टर्म तो 5 हो गया एंड लास्ट टर्म कितना हो गया, 45। ठीक है, एंड द सम इज 400, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सम कितना दे रखा है, मान लिया नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया तो लेट नंबर ऑफ टर्म्स इज, लेट नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एन। और फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सम कितना है, 400। फर्स्ट टर्म बोला, लास्ट टर्म बोला और सम बोला, तो इतना सुन के तो हमें क्या समझ में आना चाहिए कि एक सम का फॉर्मूला होता है जिसमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यूज होता है। ये ठीक है, वो वाला चीज़ क्या होता है, दिस इज इक्वल टू एन बाई टू और फर्स्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये ठीक है, ये फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म। तो दिस इम्प्लाइज 400 इज इक्वल टू एन बाई टू, एन तो अननोन है, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 5 प्लस लास्ट टर्म कितना हो गया 45। तो 5 प्लस 45 कितना हो गया 100,
सॉरी 50, तो दिस इज 400 इज इक्वल टू n इंटू 50/2 और दिस इज 25n। ठीक है, तो फिर बस यहाँ से n निकल आएगा विच इज 400/25 विच इज 16। तो एक तो आंसर ये हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन उसने क्या पूछा था, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, लास्ट टर्म इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस और चाहिए ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो कितना हो गया 16। उसका मतलब क्या है कि ये जो 45th टर्म है ये 16th टर्म है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तो तुम एक तरीका तो ये सोचने का, जैसे पहला और दूसरा टर्म अगर हमने लिया तो उसके बीच में डिफरेंस कितना होगा d। अब दूसरे को छोड़ दिया हमने, अब तीसरा लिया, पहला और तीसरा जो टर्म होगा उनके बीच में डिफरेंस कितना होगा 2d का। ये ठीक है, मतलब ये बाकी क्वेश्चन में भी काम आएगा, इसलिए आई एम सेइंग। मान लिया एक AP ऐसे लिखा हुआ है, ये ठीक है, यहाँ पे टर्म लिखे हुए हैं, तो जो पहला और दूसरा टर्म है इनके बीच का डिफरेंस कितना है d। अगर मैंने पहला और तीसरा टर्म लिया तो 2d, फिर वापस अगर मैंने पहला एंड फोर्थ टर्म लिया तो 3d। तो अगर फोर्थ टर्म लिया है तो 3d आया है, थर्ड टर्म लिया है तो 2d आया है। तो ऑफ कोर्स अगर मैंने पहला और आखिरी टर्म लिया विच इज 16th टर्म इन दिस केस, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए। पहला टर्म तो कांस्टेंट ही रखा है हर जगह, जब हमने बोला ना पहला दूसरा पहला तीसरा पहला फोर्थ, तो पहला टर्म तो एक रखा ही रखा है। दूसरा लिया तो 1d, तीसरा लिया तो 2d, तो 16th लिया तो 15d हो जाएगा। ये ठीक है, तो ऑब्वियसली लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये डिफरेंस कितना होना चाहिए 15 इंटू डी होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज डी शुड बी 40/15। 5 इसमें से कैंसिल कर दिया तो 8/3, यही आंसर होगा। ये ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते थे कि जो Tn होता है उसका ये फॉर्मूला होता है, अगर तुम प्रॉपरली सॉल्व करना चाहते हो तो n-1 इंटू डी। तो दिस इम्प्लाइज n का वैल्यू इसमें हमने क्या रख दिया 16, तो T16 कितना हो जाएगा, पहला टर्म 5 प्लस 16-1 इंटू डी इज इक्वल टू 16th टर्म क्या है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म कितना है 45, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 45। अब अगर मैं 5 को इधर ले जाऊं और ये 15 हो गया उससे डिवाइड कर दें तो यही चीज़ आ जाएगी। ये ठीक है, जिसको हमने लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया। ठीक है, हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, -297 -294 -291। तो लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना बोला, -297 -294 -291 एंड सो ऑन। दिस इज एन AP दे रखा है। ठीक है, गुड। फिर उसने इज एन AP, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट क्या है कॉमन डिफरेंस, सेकंड पार्ट क्या है nth टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। ये ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में तो हमें D बताना है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें से अगर इसको घटाया तो D आ जाएगा, तो D कितना आएगा 3 आएगा। तो पहले टर्म का तो आंसर कितना हो गया D बराबर, अगर हम प्रॉपरली बच्चों की तरह लिखना चाहें तो ऐसे हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज़ 3। ये ठीक है, ये तो 3 हो गया। सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोला nth टर्म Tn। ये हमने लास्ट लेक्चर में कुछ ऐसे समझाया था कि जो Tn होगा वो n का लीनियर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो n का जो लीनियर एक्सप्रेशन होगा उसमें जो n का कोफिशिएंट होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो उसका मतलब क्या है कि 3n तो यहाँ आना ही चाहिए, क्योंकि 3 कॉमन डिफरेंस है, इसलिए ये n के साथ तो 3 आएगा ही आएगा। और फिर हमने ऐसे बोला था कि तुरंत लिखने का तरीका ये है कि इसमें आगे हम कुछ जोड़ेंगे। ये ठीक है, वो ऐसा नंबर जोड़ेंगे कि n इज इक्वल टू 1 रखने पे ये आ जाए -297। तो अभी मैंने अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखा तो 3 आ जाएगा, और मेरे को चाहिए -297। तो 3 में हम क्या जोड़ें कि -297 आ जाए। ऑफ कोर्स -300 होना चाहिए, तो ये Tn हो गया। सही है, अदरवाइज फॉर्मूले से भी लिख सकते हो। ये तो मैं तुम्हें ऐसे समझा रहा हूँ कि जो हमने लास्ट लेक्चर में समझाया था उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। दूसरा फिर Sn बोला है। अच्छा, Sn में भी हमने ये समझाया था कि कोई भी अगर AP है तो उसमें उस
एपी का ये जो एन टर्म का समेशन है वो एन का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, पहला चीज़। दूसरा कि उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, ठीक है। मतलब केवल एन स्क्वायर का टर्म आएगा और एक एन का टर्म आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा, ये ठीक है, दूसरा। और तीसरा हमने क्या बोला था कि एन के साथ एन स्क्वायर के साथ यहाँ पे dy/2 आता है, कॉमन डिफरेंस बाई 2 आता है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। तो इतना तो मेरे को पहले ही पता लग गया, 3/2 एन स्क्वायर, ये तो आना ही चाहिए। प्लस यहाँ पे एक एन के साथ और एक नंबर और आएगा। उसको हम कैसे देख सकते हैं, उसको देखने का भी आसान तरीका है। जैसे बेसिकली S1 क्या होगा, एस एन तो एन टर्म का समेशन हो गया, तो S1 क्या होगा, एक टर्म का समेशन। एक टर्म का समेशन मतलब एक टर्म तो खुद ही एक टर्म है। तो S1 हमेशा किसी भी सीरीज में S1 T1 ही होगा। अगर मैं बोलूँ कि S2 क्या होगा, तो S2 होगा T1 प्लस T2, ये ठीक है। तो S1 T1 होगा। ये फैक्ट यूज करके मैं ये वाला नंबर भी बता सकता हूँ कि क्या होना चाहिए। मतलब इसमें n इज इक्वल टू 1 रखने पे पहला टर्म आ जाना चाहिए -297। तो अगर इसमें n इज इक्वल टू 1 रखा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये तो 1 तो ख़त्म हो जाएगा, केवल यही बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 3/2। मेरे को चाहिए कितना, 297। तो उसको लिखने का एक तरीका तो ये है, जैसे हमें n के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट चाहिए, तो हमने क्या बोला कि जब n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये n तो खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, या 3/2 बचेगा। और मेरे को चाहिए क्या, -297। तो हमने विदाउट दिमाग लगाए ऐसे लिख लिया, -297 -3/2। क्यों, ये कहाँ से आ गया, जब मैं n को वैल्यू 1 रखूंगा तो ये जो -3/2 है वो तो इसको कैंसिल कर देगा, और -297 बचेगा, वो पहला टर्म आ गया, तो बस आ गया, तो ये SN आ गया, ठीक है। अगर ये मान लें कुछ बच्चों को पसंद नहीं आएगा, इतना दिमाग खर्च नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं है, वो भी फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें उठा उठा के वैल्यू प्लग कर लो, वो बातें की घुमा फिरा के एक ही चीज़ बोली जा रही है। तो यहाँ से वैसे SN कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3/2 n स्क्वायर, और ये हो जाएगा -297 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें ये 3 जोड़ दिया, तो आ जाएगा 597/2 इंटू एन। तो ये हमारे लिए TN हो गया, ये ठीक है। ये क्वेश्चन तो मतलब कराने लायक ही नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, तो ये तो तुम्हें खुद ही आना चाहिए। मैं तो केवल इस चीज़ को इलस्ट्रेट कराने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, कि किसी भी AP के लिए जो nth टर्म होगा वो लीनियर टर्म होगा n का, ये ठीक है। और जो उसमें n का कोफिशिएंट क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। और दूसरा चीज़ कि उसका जो n टर्म का समेशन होगा वो n का क्वाड्रेटिक होगा, जिसमें n स्क्वायर का कोफिशिएंट d/2 होगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि SN में कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके विदाउट भी हम हमेशा ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अगर ये समझने में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज़ कर लो। TN का फॉर्मूला भी आता है, आई होप अब तक याद कर लिया होगा, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ a और d का वैल्यू प्लग कर दो तो भी आ जाएगा। SN के लिए इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। वापस गए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने क्या बोला, पहला तो कॉमन डिफरेंस आ गया, दूसरा n टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये भी आ गया। तीसरा द वैल्यू ऑफ n सच दैट SN इज लीस्ट, ये ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन हम कल वैसे ले चुके हैं। इसमें क्या है कि जैसे ये जो है -297, उसके बाद आया -294, फिर उसके बाद आ गया -291, ये तो 3 बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि एक बार पॉजिटिव टर्म आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे कि लास्ट नेगेटिव टर्म कौन सा आएगा या फिर पहला पॉजिटिव टर्म कौन सा आएगा, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं कि थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, TN को 0 कर रख दिया, ये ठीक है। TN को 0 रखने का मतलब क्या है, 3n माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0 कर दिया, ठीक है। 3n माइनस 300 अगर 0 हो गया तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया, 100, ये ठीक है। अब इस n के वैल्यू 100 ने हमें क्या बताया, ये तो इंटीग्रल वैल्यू आ गया, उसका मतलब क्या है कि इस सीरीज में 0 आएगा। जो इससे पहले हमने एग्जाम्पल लिए थे उसमें तो n का वैल्यू इंटीजर नहीं आ रहा था, तो नहीं आ रहा था, मान लिया n का वैल्यू 62.5 आ गया, मान लिया,
तो उसका मतलब क्या होगा कि जीरो आएगा ही नहीं। 62.5 का क्या सिग्निफिकेंस है कि जो 62nd टर्म होगा, 62th टर्म जो होगा वो तो लास्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा और उससे अगले वाला पॉजिटिव हो जाएगा। बट इस वाले केस में तो एन का इंटीग्रल वैल्यू आ गया। उसका मतलब क्या है कि ये जो सीरीज लिखा जा रहा है ना, -297, -294, -291 ऐसे करके जो लिखा जा रहा है, उसमें क्या होगा कि बीच में जीरो आएगा। और वो कौन सा टर्म होगा? वो होगा 100th टर्म। ये ठीक है। इससे अगला क्या होगा? ये तो कॉमन डिफरेंस 3 का है, तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा? वो इससे 3 कम होगा, तो वो होना चाहिए -3। इससे अगला टर्म जो होगा वो इससे 3 ज़्यादा होगा, तो वो 3 होना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब आगे वापस क्वेश्चन में उसने पूछा क्या? उसने पूछा, सॉरी थर्ड पार्ट करें, हाँ, द वैल्यू ऑफ एन सच दैट एस एन इज लीस्ट। ठीक है। अब तुम इसको ऐसे देखो कि पहला टर्म ये है, अगर मैंने पहला और दूसरा जोड़ा तो सम कम हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव टर्म जोड़ रहे हैं। अब इस समेशन में मैंने तीसरा टर्म जोड़ा तो और कम हो जाएगा क्योंकि हमने एक और नेगेटिव नंबर जोड़ दिया। तो अगर मेरे को सम लीस्ट चाहिए तो मेरे को कहाँ तक जोड़ना पड़ेगा? ये ठीक है। जब तक नेगेटिव टर्म आता रहेगा तब तक जोड़ना, जब तक जोड़ते रहे तब तक सम कम होता रहेगा और कम होता रहेगा। जैसे ही पॉजिटिव टर्म आएगा तो उसको जोड़ने पे तो सम बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? थर्ड पार्ट में उसने ये बोला है कि हमें कितने टर्म लेने चाहिए ताकि सम लीस्ट आए। तो ऑफकोर्स यहाँ से लेके यहाँ तक लो तो सम लीस्ट आएगा। ये ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से लेके मैं जीरो तक लूँ तो सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो इसका सम है वो इसका सम है क्योंकि जीरो जोड़ रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर 99 भी हो सकता है। 99 लोगे तब भी मिनिमम पॉसिबल सम आएगा, और 100 लोगे तो भी मिनिमम पॉसिबल सम आएगा। ठीक है, क्योंकि जो 100वां टर्म है, जो 100th टर्म है, वो तो जीरो है तो उसको जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट 101 वाला जो टर्म है उसको जोड़ने का तो फर्क पड़ेगा, वो तो फिर सम 3 से बढ़ जाएगा। तो उसने क्या पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच दैट एस एन इज लीस्ट। तो फिर हमारे लिए वैल्यू ऑफ एन कितना आ गया? एन इज इक्व टू 99 और 100। ये ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर गए ऊपर और क्या पूछा है फिर? ये तो हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में उसने बोला है विच टर्म इज फर्स्ट नॉन नेगेटिव टर्म। अच्छा, विच टर्म इज फर्स्ट नॉन नेगेटिव टर्म। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? कौन सा टर्म पहला टर्म है जो नेगेटिव नहीं है? तो उसने पॉजिटिव नहीं बोला है। तो नॉन नेगेटिव तो जीरो भी होता है और नॉन नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है। और फिफ्थ पार्ट में उसने फिर क्या बोला है कि विच टर्म इज फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। तो ऑफकोर्स इसका आंसर तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। फोर्थ तो हो जाएगा, फर्स्ट नॉन नेगेटिव टर्म तो यही है, इससे पहले तो वाले तो सारे ही नेगेटिव हैं। तो फोर्थ का तो आंसर हो जाएगा 100th टर्म। ये ठीक है। और फिफ्थ का आंसर हो जाएगा, जब उसने बोलना है पहला पॉजिटिव टर्म कौन सा है, तो ये वाला टर्म है पहला पॉजिटिव। तो 101th टर्म जो है वो पहला पॉजिटिव टर्म। ठीक है। एक पार्ट और बच गया, उसमें क्या बोला? हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन सच दैट सम ऑफ द टर्म्स इज 18। कितने टर्म लिया जाए ताकि सम 18 आ जाए। ठीक है। सम का फॉर्मूला ये, तो हमने इसको 18 के बराबर कर दिया, फिर देखा कि n कितना आ रहा है। तो 3/2n² -597। तो मतलब फिफ्थ में क्या कर दिया? Sn इज इक्व टू 18, विच इम्प्लाइज 3/2n² -597/2n इज इक्व टू 18। ठीक है। तो एक तो दो को उधर ले गए, फिर हमने देखा कि कुछ कैंसिल होगा क्या? 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से ये कितना हो जाएगा? 199 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 6। ये वाला 2 इधर गया तो 12 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा n² -199n इज इक्व टू 12। ये हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से आ जाएगा n इज इक्व टू दिस एंड दिस। ये ठीक है। अब ये जो दोनों वैल्यू आएगा, ये जो दो वैल्यू आएगा वो तुम अपने आप देख सकते हो कि इंटीजर नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या है कि सम कभी 80 नहीं हो सकता। ये अपने आप सॉल्व करके देखना। दिस इम्प्लाइज नॉट पॉसिबल।
मतलब उसने क्वेश्चन में तो ये पूछा कि एन का वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए ताकि सम मिनिमम हो जाए, सॉरी ताकि सम 18 हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो सच एन। ये ठीक है। अच्छा, इसको देखने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे एन स्क्वायर माइनस 199 एन लिखा हुआ है, मतलब तुम इसको सॉल्व करोगे तो एन का वैल्यू क्या आएगा, इंटीजर नहीं आएगा, तो इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर समझ में आए तो इसको क्विकली देखने का तरीका एक ये भी है जो बाई चांस काम कर जाएगा इसमें। जैसे लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं लिखूँ तो ये ऐसे आ जाएगा, एन माइनस एक एन कॉमन ले लिया तो 199 एन इज इक्वल टू 12। ठीक है। अब एन तो एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। अगर उसने ये पूछा है कितने टर्म लेने चाहिए, तो मैं ये थोड़ा ना बोल दूंगा -5 टर्म लेने चाहिए। ऑफकोर्स एन एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो अब ये देखोगे, अगर एन एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ये जो प्रोडक्ट है वो 12 है, मतलब जो राइट हैंड साइड है सॉरी वो 12 है, तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। अगर एन पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि राइट हैंड साइड पॉजिटिव है। तो इसको पॉजिटिव होने के लिए एन का वैल्यू 199 से बड़ा होना चाहिए। अब 199 से इमीडिएट बड़ा कौन सा है, 200। बट अगर मैंने 200 लिया तो ये तो 1 हो जाएगा ब्रैकेट, बट ये 200 हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट 12 तो हो ही नहीं सकता, ये तो 200 तक पहुंच गया सीधा। समझ में आ रहा है क्या वो लगे। तो इसलिए इसका कोई इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं आएगा। अगर मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया तो जो सॉल्व करने में जो दिक्कत है ना, जैसे सॉल्व करोगे तो -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकालना पड़ेगा। तो उसमें जो बी स्क्वायर है वो 199 का स्क्वायर आएगा, विच इज़ ए बिग नंबर। तो इसलिए अगर मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया तो मेरा कुछ टाइम बच जाएगा कि इसका तो इंटीग्रल सोल्यूशन आ ही नहीं सकता। ठीक है। n इंटू एन माइनस 199 कभी भी 12 नहीं हो सकता। ठीक है। तुम तो उसको ऐसे भी देख सकते हो कि जब हमने ऐसे लिखा है ना n इंटू एन माइनस 199 और n इंटीजर है तो ये एक इंटीजर हो गया, ये दूसरा इंटीजर हो गया, इन दो इंटीजर का प्रोडक्ट 12 है। और जबकि ये जो इंटीजर है n माइनस 199 वो इससे 199 छोटा है, या फिर इन दोनों इंटीजर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 199 है। ठीक है। 12 में कौन कौन सा इंटीजर आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। तो इनको हम कैसे भी क्लब नहीं कर सकते दो इंटीजर के प्रोडक्ट में जिनका डिफरेंस 199 हो जाए। कि ठीक है, अगर समझ में आता है तो ठीक है, वरना दूसरा मेरे ख्याल से ये जो एक्सप्लेनेशन हमने दिया कि अगर 12 पॉजिटिव है और n पॉजिटिव है तो फिर ये वाला टर्म भी पॉजिटिव होना चाहिए, उसके लिए फिर n का वैल्यू 199 से बड़ा होना चाहिए। 199 से जस्ट बड़ा नंबर रखते ही लेफ्ट हैंड साइड 200 तक पहुंच गया, उससे और बड़ा करेंगे तो वैल्यू और बढ़ेगा, तो इसलिए कोई इंटीग्रल सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं। ये ठीक है। थोड़ा सा अगर तुम दिमाग पे स्ट्रेस डालोगे कि ये हो क्या रहा है तो तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। जैसे ऐसा क्यों हो गया कि 18 आया ही नहीं लगातार, एकदम इतना बड़ा वैल्यू कैसे आ गया। जैसे अगर मैं इसके ऊपर देखूं, ये क्या है, 297 माइनस 297 माइनस 294, ऐसे करते करते यहाँ तक ये ठीक है खूब बड़ा नंबर आ जाएगा, नेगेटिव में खूब बड़ा नंबर आ जाएगा। फिर जब हमने इसके आगे जाना ऐसे शुरू किया तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है। उसकी वजह से नंबर कम नेगेटिव होना शुरू हो गया। ठीक है। बट इन नेगेटिव नंबरों को जोड़ के एक बड़ा नेगेटिव नंबर तो आ ही चुका है, तो बहुत दूर जाके वो नलीफाई होगा, तब जाके आंसर पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। बट बहुत दूर जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो एपी के टर्म्स है वो बड़े हो जाएंगे, तो अगला टर्म आते ही एकदम वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, अगर समझ में आया तो।